नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। अभी तक पेच जो है वो फंसा ही हुआ है नतीजों को लेकर। बड़ी खबर इस बीच सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या कुछ है। बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर हरियाणा न्यूज आपको बता रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के साथ खेला हो गया है। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं है। बिश्नोई ने कहा था कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा और कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट दिया हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। और यही कारण है कि राहुल गांधी से जो मीटिंग फिक्स थी, उस फिक्स मीटिंग को भी रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी की तरफ से मिलने का समय कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि जानकारी वहां तक भी पहुंच गई है कि क्रॉस वोटिंग की है कुलदीप बिश्नोई ने। एक अपडेट लीजिए फटाफट से। 90 में से 89 विधायकों ने वोट किया है। एक विधायक वोटिंग से दूर रहे, जिनका नाम है बलराज कुंडू, और विधानसभा का नाम है महम, जहां से चुनकर आते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की है और कुलदीप बिश्नोई को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हम। सूत्रों के हवाले से बिल्कुल पुष्ट जानकारी है कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की है। एकदम विश्वस्त सूत्रों के हवाले से, एफिशिएंट सूत्रों के हवाले से जानकारी है। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अगर यह खबर सही है, जो कि तकरीबन संभावना है कि सही खबर है, तो खेला हो गया कांग्रेस के साथ। बिल्कुल, देखिए इस प्रकार की खबर आना कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लेकिन केशव, मैं ये बात बता दूं, जब से राज्यसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा है और तब से हम ये कवरिंग कर रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को तमाम चीजें बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्रों से हवाले से जो खबर आती है, अमूमन लगभग ठीक मिली है। और इसी प्रकार से पुख्ता सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है केशव, और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की है। ये पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है। और क्रॉस वोटिंग की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खेला होने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। अब कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो कहीं ना कहीं मान के चलिए 89 विधायकों ने जो है वोट पोल किया, और कहीं ना कहीं 28-28 पर दोनों की सुई आकर अटकने वाली है। 28 वोट जो है, अगर मान के चले बीबी बत्रा और किरण चौधरी की अगर वोट रद्द हो जाती है तो दोनों के 28-28 वोट हो जाएंगे। इसी प्रकार की जो जानकारी मिल पा रही है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा एक घटनाक्रम घट रहा है, तो केशव ये पूरी सुई जो आके अटकी है, ये इस स्कोर पे आके अटक सकती है। और कैसे न कैसे बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई का वोट जो है काफी अहम माना जा रहा था। जिस प्रकार से शुरू से ही कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो लगातार प्रयास भी किया गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई नहीं माने। और इसी 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 चीज का खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि कुलदीप बिश्नोई को मनाने का जो है वो काम आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उनकी तरफ से कहा कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, 31 हमारे पास विधायक हैं, अगर 30 भी आते हैं तो हम जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज घूम फिर के वहीं आती है, और कुलदीप बिश्नोई आखिर में अहम कड़ी जो है वो साबित हो सकते हैं, किंग मेकर जो है वो साबित हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग की, उसके चलते राहुल गांधी से उनकी आज जो मुलाकात होनी है वो भी कैंसिल हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल जो है राज्यसभा चुनाव में चल रहा है। अब खेला होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, नतीजों को लेकर क्या कुछ चल रहा है रवि? आज ही आएंगे, कंफर्म है, या डिले भी हो सकते हैं? देखिए केशव, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि डिले हो सकते हैं। डिले का मतलब ये है देर रात तक नतीजे आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पोस्टपोन किया जा सकता है। कल पे नतीजों की वेट जो है वो की जा सके। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से यही है कि नतीजे आ जाएंगे, चाहे देर रात आए। रवि, इसके अलावा ये भी हम जानकारी चाहेंगे, जो प्रक्रिया को देखा जाएगा, वो कहां तक कार्रवाई पहुंची है चुनाव आयोगों की तरफ से? देखिए वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने ये तमाम जो फुटेज है वो मांगी है। 89 की 89 जो विधायक हैं जिन्होंने वोटिंग की है, उन तमाम विधायकों की ये मांगी है। किस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया रही, किस प्रकार से क्या बॉडी लैंग्वेज थी, किस हिसाब से तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने जो पोलिंग एजेंट थे उनको वोट दिखा रहे हैं, वो तमाम चीजें बारीकियों से जांच की जाएगी। करीब मान के चले 89 जो विधायक हैं, तो कम से कम ये पूरा समय लगने वाला है। 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं केशव इस पूरी प्रक्रिया में। उसके बाद जो है चुनाव आयोग अपना फैसला लेगा। चुनाव आयोग के फैसले के बाद जो ग्रीन सिग्नल मिलेगा
वोटिंग होगा, काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है रवि, आप नजर बनाकर रखिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो रवि जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो डिले प्रोसेस थोड़ा सा अभी हो सकता है, जिस तरह से अभी वीडियोग्राफी की चेकिंग जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की तरफ से क्रॉस वोट किए जाने की जो पुष्ट सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, तकरीबन सही है ये जानकारी बिल्कुल, तो ये बहुत गड़बड़ा सकता है पूरे के पूरे गणित को। बात कर लेते हैं इस विषय पर। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। बजरंग दास जी, पहला कमेंट आप ही से। पुष्ट सूत्रों के हवाले से जानकारी है कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट कर दिया है, और इसी कारण से राहुल गांधी से जो मुलाकात होने वाली थी वो मुलाकात भी टाल दी गई है, क्योंकि जानकारी वहां तक भी पहुंच चुकी है। है मैं आपकी बात भी बड़ी कर दूं, जैसे आपके हिसाब से क्रॉस वोटिंग हो गई तो भी हम जीतते पड़े, तो भी हमारे पास 30 वोट है। 31 वोट थी, अगर एक क्रॉसिंग आप मान भी लो तो भी हमें एक तरफा जीत हमारी पक्की है, तो डाउट है ही नहीं ना। और ये 2 जब इनवैलिड हो गई तो इतनी तसल्ली कर ली कुलदीप की क्रॉस वोटिंग होगी, 2 इनवैलिड हो गई, फिर उसके बाद वो होगी, वही तो बताना चाहता। इनवैलिड का मतलब ही नहीं हो सकता। हमारे व्यक्तियों ने बिल्कुल तसल्ली से कानून के तहत वोट डाली है और किसी को वोट नहीं दिखाई, तसल्ली है इस बात की। और मैंने आपका जो हमारे जो इंचार्ज है सबसे बात भी की है, तसल्ली करके मैं बात कर रहा हूँ। साहब आप तो ये भी कह रहे थे सुबह से कि कुलदीप बिश्नोई ने 100% कांग्रेस को वोट डाली है, वो सच्चे कांग्रेसी हैं, पहला वोट उन्होंने कांग्रेस को डाला है, और शाम आते आते एकदम से अपोजिट हो गया। मैं तो खुद मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं, मैंने खुद कहा मुझे नहीं पता। आप कह रहे हो सूत्र के हवाले से, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं। मैंने यही कहा कि मेरी नॉलेज में कुलदीप ने वोट दी है, अरे 1% नहीं दी। मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, आपके सूत्रों से खबर है, हम पक्की मान ले, सूत्रों छोड़ो आप, तो भी एक कांग्रेस तो जितनी बड़ी है, रोड़ा क्या है आपके हिसाब से। चलिए, मैं अब अत्रे जी बेहतर जवाब दे पाएंगे इस बात का। प्रवीण अत्रे जी के पास आ रहा हूं। प्रवीण जी, देखिए केशव जी, ऐसा है कि कांग्रेस के मित्र के हालात इस वक्त वही है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी सामने दिखती हार को देख के जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, वो तर्क ही बड़े अजीब है। क्योंकि ये जो आपने जानकारी दी है कि कुलदीप जी ने क्रॉस वोटिंग की है, मेरे पास भी इस तरह की जानकारी है, और मैं आपके सूत्रों का पूरी तरह से विश्वास भी करता हूं, क्योंकि जानकारी दोनों जगह से एक ही मिल रही है। दूसरी बात, जो बजरंग जी बोल रहे थे कि साहब फिर भी हम जीत रहे हैं, हमारे पास 30 वोट है, बजरंग जी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के अंदर इस तरह का प्रचलन रहा है। 2016 में रणदीप सुरजेवाला ने इसी तरह से अपनी वोट रद्द करवाई थी कि उन्होंने जो पार्टी की तरफ से वहां पे एजेंट था, उसके साथ साथ दूसरे लोगों को उन्होंने अपना वोट दिखाया था। और यही स्थिति यहाँ पे किरण चौधरी जी और बीवी बत्रा जी की वोट है। लेकिन एक बात जिसको कांग्रेसी मित्र पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते कि राज्यसभा चुनाव में जिस वक्त वोटिंग होती है उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, और चुनाव आयोग ने वीडियोग्राफी जो है वो मंगवा ली है। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, क्योंकि जो आजाद प्रत्याशी थे कार्तिक शर्मा, उन्होंने बाकायदा लिखित शिकायत दर्ज करवाई, और जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर नांदल, उनका जो व्यवहार था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो भी काबिल एतराज था। क्योंकि उन्होंने जब ऐतराज किया गया बीबी बत्रा जी की और किरण चौधरी जी की वोट के ऊपर, तो उन्होंने बजाय जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर वहां थे, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर वहां थे, बजाय उनसे मंत्रणा करने के, उनसे सलाह करने के, एक तरफा निर्णय दे दिया। और वो एक तरफा निर्णय का नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जाना पड़ा। अब वहां जो वीडियोग्राफी हुई है, जो वीडियो फुटेज है, उसमें हर चीज सामने नजर आ जाएगी। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि कांग्रेसी मित्र जो है इतनी साधारण बात को भी क्यों घुमा फिरा के कर रहे हैं। नहीं, वो आश्वस्त है ना, वो कह रहे हैं कि हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वोट्स इनवैलिड नहीं होने जा रहे। देखिए, वो आश्वस्त तो कुलदीप बिश्नोई जी के लिए भी थे, वो तो लगातार पिछले 10 दिन से यही बातें बोल रहे थे। हालांकि हमारे सामने बहुत से तथ्य ऐसे थे, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बीच में बयानबाजी हुई, जिस तरह से हुड्डा साहब ने कुलदीप बिश्नोई जी को इग्नोर करने की कोशिश की, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई जी ने हुड्डा साहब को आईना दिखाया
कि आज जो लोग शाही कांड में संलिप्त हो उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को मनाने की जहां तक बात जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, मैं ये बड़ा स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि एक भी ईमानदार कोशिश नहीं हुई। मतलब लगातार कुलदीप बिश्नोई जी का अपमान किया गया, चाहे प्रदेश कांग्रेस के नेता हो या राष्ट्रीय स्तर के नेता हो। राहुल गांधी जी से मिलने की बात लगातार कुलदीप जी कर रहे थे, समय मांग रहे थे। राहुल गांधी जी पंजाब आके चले जाते हैं लेकिन कुलदीप जी से नहीं मिलते। देखिए, विषय तो राज्यसभा चुनाव था, मिलना तो चाहिए था। अगर मनाने की कोशिश थी तो 10 तारीख से पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने लगातार कुलदीप जी को इग्नोर किया। उसका नतीजा ये हुआ जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, जो सूत्रों ने आपको खबर दी है। और ये स्थिति अकेले कुलदीप जी की नहीं थी। मैं लगातार चर्चा में ये कहता था कि कांग्रेस में और भी बहुत से विधायक ऐसे हैं जो अपने नेतृत्व से नाराज है। बहुत से विधायकों की नाराजगी तो इस वजह से थी कि अजय माकन जी को उम्मीदवार बना दिया, जबकि हरियाणा में शैलजा जी का अधिकार बनता था। तो ये जो नाराजगी थी ये विधायकों के अंदर थी। और कांग्रेस की रिवायत रही है कि किसी ना किसी बहाने अपनी वोट कैंसिल हो जाए, और वो काम यहाँ पे भी हुआ है। और ये जो है चुनाव आयोग जब अभी चल रहा है, जैसी निर्णय आएगा हम सबके सामने आ जाएगा। निर्णय आपको क्या लग रहा है कि देरी हो सकती है अत्रे साहब? देखिए, ऐसा है, ऐसी परिस्थिति में डिले हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी वोट काउंटिंग की परमिशन नहीं दी। वो दी भी इसलिए नहीं है कि जो वहां पे शिकायत की गई है उस पर सुनवाई चल रही है। जब वो सुनवाई हो जाएगी, सारे तथ्यों को चुनाव आयोग चेक कर लेगा, उसके बाद चुनाव आयोग इन 2 वोटों पे अपना निर्णय देगा, उसके बाद काउंटिंग की परमिशन देगा। तो मतलब मान के चलिए कि आज देर रात तक काउंटिंग होगी, मुझे ऐसा लगता है। कल तक भी हो सकता है, क्योंकि फिर विपक्षी घेरेंगे इस बात को लेकर के कि रात के अंधेरे में परिणाम लेकर के आए हैं। अभी से बातें शुरू हो गई हैं। नहीं, ऐसा है केशव जी कि कल तक के नहीं जाएगी ये बात, क्योंकि आमतौर पे ऐसे मामलों में बहुत लेट तक परिणाम आए हैं। हमारे पास पहले भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब वोट के मामले में इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, उसके बाद दोनों पक्षों की बात सुन के निर्णय दिया जाता है। तो ये संभावना तो है कि काउंटिंग 8 बजे, 8:30 बजे या 9 बजे शुरू हो। और ये कोई बहुत बड़ी काउंटिंग नहीं है, मात्र 89 वोट गिनने हैं, समय बहुत ज्यादा लगता नहीं है। इसकी स्क्रूटनी थोड़ा सा टिपिकल होती है, क्योंकि इसकी स्क्रूटनी बहुत अलग ढंग से होती है। इसमें तो अगर वोट के ऊपर टिक के अलावा कोई और निशान भी लगाओ तब भी वोट कैंसिल हो जाता है। अगर वोट हल्का सा कहीं से फटा हो या यूं कह लीजिए चाहे उसका कोना भी फटा हो तब भी वोट कैंसिल हो जाता है। तो राज्यसभा चुनाव की जो वोटिंग प्रणाली है ये टिपिकल होती है कंपैरेटिवली दूसरे चुनाव के, इसलिए स्क्रूटनी में टाइम लगता है, लेकिन नंबर ऑफ वोट्स बहुत ज्यादा नहीं है। मान के चले कि देर रात तक परिणाम आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, बजरंग दास जी आप कनेक्टेड हैं? बजरंग दास जी जुड़े हैं क्या आप? जुड़े हुए आपके साथ। जी सवाल है सर मेरा यही, जो बिल्कुल जुड़े हुए हूं आपके साथ। जी सवाल है मेरा यही। अत्रे साहब भी कह रहे थे, मेरा फ्रेम नहीं आ रहा आपके पास क्या? मैं अभी चेक कराता हूं सर, लेकिन आपकी आवाज बड़ी अच्छी और दुरुस्त पहुंच पा रही है हम तक, एकदम जोशीली आवाज आपकी पहुंच पा रही है। अत्रे साहब कह रहे थे कि जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर लेता है, इसी तरह से अभी आप लोग आंख बंद किए हुए बैठे हैं कि कोई खतरा है ही नहीं। देखिए, ना तो पहले खतरा था ना अब खतरा है। जिसके खतरा था वो भागे फिर रहे हैं। उन्होंने शुरू से इनका गड़बड़ करने की एक साजिश थी, उसमें ये कामयाब नहीं हुई। ये शुरू से यही चाहते थे किस प्रकार क्रॉस वोटिंग कर लें, खरीद फरोख्त की मंडी लगा लें। आपके सामने मैन के विधायक ने क्लियर किया कि पैसे की मंडी लगा रखी थी, खरीद फरोख्त की मंडी लगा रखी थी, विधायक को खरीदने की पूरा काम चल रहा था। मेरे को भी पैसे से खरीदने की कोशिश की, ये तो आपके चैनल में दिखाया, गुंडुआ बयान आया है। तो इनका पूरा सिस्टम था, ये चाहते थे पैसे के दम से धन बल और सत्ता का दुरुपयोग करके हम इनको पकड़ेंगे, खरीदेंगे, कोई मानना झूठा पर्चा दर्ज करवाएंगे, कुछ भी करने की इनकी एक साजिश थी। उस साजिश में ये कामयाब नहीं हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक मैं आपकी बात फिर बड़ी करता हूं, आपने कहा कुलदीप का क्रॉस वोटिंग हो गया तो भी कांग्रेस का प्रत्याशी अजय माकन 100% जीतेगा। अब इनको पता है कि और भी क्रॉसिंग हो सकती है, और भी गड़बड़ हो सकती है, फिर झगड़ा किस बात का है? जब और क्रॉसिंग गिनती होने दो, तो क्यों आप चुनाव आयोग के पास गए हो? इनको पता था, हालात पता था, भाई चलो एक क्रॉस हो
होगी, बाकी कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस के पास 30 आ गए और इनके पास 27 रह गए, तो ये हम हार गए। इसलिए ड्रामा, दो झूठी कंप्लेंट किस लिए दी गई है आप समझिए केशव जी। इनका सिस्टम था, दो झूठी कंप्लेंट करा दी बैलेंस बनाने के लिए कि 27 हमारे हैं, इनके 30 हो गए, दो डाउन हो जाएंगे, हमें इनका बेनिफिट मिल जाएगा। एक क्रॉसिंग की आप जो बात बता रहे हैं, एक क्रॉसिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। ये इसलिए इनकी साजिश थी, उस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो हमारे दो आदमी की कंप्लेंट की गई है, किरण चौधरी जी की और बीबी बत्रा जी की, कोई वोटों में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही कानून के तहत वोट पोल की गई है और कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई सरकार डंडे के जोर पे कीमिक वालों ये कर देंगे, इनके कांग्रेस में फूट थी जी, कांग्रेस के अंदर नाराजगी थी जी। भाई एक आदमी कुलदीप की मैं भी मानता था नाराजगी है, भाई उन्होंने मिलने का समय मांगा, उसने प्रदेशाध्यक्ष की बात उठाई, वो नाराजगी थी। उसके अलावा एक तो विधायक बता दो किसी ने कोई कंडम किया, सभी टोटल के टोटल। किरण चौधरी जी थी, उसने सवेरे पहले बयान दिया, वोट पोल करने से पहले बयान दिया, वोट पोल करने के बाद बयान दिया। हम भाई बिल्कुल हमारा प्रत्याशी जीतेगा दावे के साथ कहा, और जितने भी कैंडिडेट, जितने भी विधायक थे, टोटल विधायकों के बयान आ रहे, कहां डिस्प्यूट। अच्छा आप ही बताइए केशव जी, जब आपने ये तसल्ली कर ली कुलदीप बिश्नोई का क्रॉस वोटिंग हो गया, तो आपको ये भी पता होगा बाकी 30 कांग्रेस के विधायक है, उनकी वोट तो सही पाएगी। जब आपने एक की तसल्ली कर ली, क्रॉस वोटिंग और होती तो आप दो की बता देते, आप 3 की बता सकते थे, 4 की। जब आपके जो भी सूत्र है, आपके सूत्र ने तसल्ली कर ली। मैं तो अपने सोर्सेज की खबर आपको बता रहा हूं जो कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर है। मैं आपकी सोर्स को बड़ा करता हूं, आपके सूत्र की बात मानता हूं, और आपका सूत्र हमेशा कामयाब रहा ये भी मानता हूं। मगर साथ साथ ये आपके जब सूत्र ने तसल्ली करी भी किस किस को कितनी वोट पड़ी है, कांग्रेस की आप लोगों ने तसल्ली करी 31 वोट में किसने क्रॉस की है, जब आपने खुद माना कि एक वोट क्रॉस हुई है, तो 30 में सही है। वोटिंग पर नजर नहीं रख रहे थे आपके साथ, हम वोटिंग पर नजर। अरे सर, वोटिंग इलेक्शन कमीशन का जो सोर्स है वहां से जानकारी नहीं मिली अपने को, हमें जानकारी किसी और सोर्स से मिली है जो कि राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं को राजनीतिक इलेक्शन कमीशन से तो जब आपने राजनीतिक व्यक्ति जानकारी ली, आपकी पार्टी के अंदर जो है, आपकी पार्टी के अंदर ये बात आ चुकी होगी अब तक तो, और आई चुकी है जब तो राहुल गांधी के पास ये बात पहुंची कि कुलदीप कर गए। और बातें तो सर इस तरह की भी आ रही है कि राहुल गांधी ने पहले इसीलिए मिलने का समय नहीं दिया कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट करके आओ, उसी शाम को हम मिलेंगे। और हुड्डा साहब ने बात कल समझाई कि चंडीगढ़ मेरे साथ चलो, वोट करेंगे, राहुल गांधी जी से मिलेंगे। उन्होंने कर दिया क्रॉस वोट, राहुल गांधी जी ने बोल दिया नहीं मिलता मैं। सुनो देखो, मैं तो आपकी हर बात का समर्थन कर रहा हूं, मैं आपकी हर बात मान रहा हूं। जब आपके सूत्रों ने यह तसल्ली कर दी भाई कुलदीप जी ने एक वोट क्रॉस की है, तो आपके सूत्रों ने बाकी और भी तसल्ली की होगी ना, बाकी विधायक ने ठीक करिए क्रॉस की है। अगर दूसरा कोई क्रॉस होता, आपका चैनल फट बोलता। मैं आपके चैनल की बड़ी आदर करता हूं, क्यों, मेरा पारिवारिक संबंध है आपके जो गोपाल भाई से, गोविंद भाई से मेरा पारिवारिक संबंध उनके साथ आज से नहीं 30 साल से है, तो आप समझिए। गर्ग साहब, मेरे सोर्सेज ने तो ये भी बताया है कि दिग्विजय चौटाला ने उसी समय जो है नांदल साहब के सामने ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन नांदल साहब ने उन्हें बैठाया। क्या क्रॉस वोटिंग को लेकर? किस बात का ऑब्जेक्शन उठाया था? क्रॉस वोटिंग का। क्रॉस वोटिंग, कुलदीप की क्रॉस वोटिंग का। अब ये मैं सारी जानकारी सार्वजनिक थोड़ी ना करूंगा, आप सारी बात बताते हैं मुझे। नहीं गर्ग साहब, आप थोड़ी ना सारी बात मुझे बताते हैं। तो और किसकी? एक ही आदमी नहीं समझे। मैं तो सोर्सेज की बात बता रहा हूं आपको। एक जब क्रॉस वोटिंग आपकी सोच की बात बड़ी, अगर मान लो वो ये तो अभी और 2-3 घंटे बाद स्पष्ट हो जाना। सुनिए मैं आपकी बात ऊपर देता हूं, आपकी कोई क्रॉस वोट नहीं हुई, आपकी मैं तो आपकी मान लेता हूं। मैं तो मान रहा हूं कुलदीप जी की वोट जो है वो भी कांग्रेस पार्टी को गई है, लेकिन एक प्लान बी लेकर चलता है कोई भी आदमी, और ये तो बहुत बड़ा चुनाव है, इसमें प्लान बी नहीं होता, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते हैं। अगर प्लान बी के अनुसार
ये 2 वोट इनवैलिड हो जाती हैं और आपकी वोट पड़ जाती है 29, तो भी तो सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग की बात आ जाती है ना, और वहां पर फायदा कार्तिकेय शर्मा उठा ले जाएंगे क्योंकि बीजेपी के वोट काउंट ज्यादा हैं। तो प्लान बी को लेकर क्या तैयारी है, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे। विवेक जी, प्लान बी की जो आप बात कर रहे हो, मैं पूरी जानकारी ले चुका हूं। आध घंटे जो आपने रेस्ट दिया ना, सारी तसल्ली करके बोल रहा हूं, हमारे बिल्कुल हमारा प्रत्याशी अजय माकन विजय प्राप्त करेगा, कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है। डाउट जिसको है वो गिनती करवा ले। अगर वो कहती है, सरकार कहती है हमारा जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है जज का हमारा प्रत्याशी जीतेगा, तो जी गिनती होने दो ना, क्यों आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, पता लग जाएगा। जबकि उनके आदमी मिल आए, हमारे कांग्रेस के नेता भी चुनाव आयोग से मिलकर आए, हमने तो स्पष्ट कहा है, हम संतुष्ट है, गिनती करवाइए। हमने तो मना नहीं किया। मना कौन कर रहा है? हरा हुआ आदमी मना करता है, जीता हुआ आदमी कभी मना नहीं करता। कि सभी आप भी जानते हो, ये जो गेंद है ये हमारे पाले में है। कांग्रेस का प्रत्याशी जीता हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सिर्फ अपनी जेब मिटाने के लिए सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, इसको लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो कैसे 2 वोटों पर आंगली उठाएं, 2 वोटों पर हम इसको गिनती को रुकवाएं। मतलब गिनती देखो 2 घंटे लेट हो जाएगी, 2 घंटे बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट तो आना ही है, रिजल्ट आएगा। आप भी यहीं बैठे हो, मैं भी यहीं हूं। आप रिजल्ट आने के बाद आप मुझे जोड़ लेना, आप बता देना भी मैं सच्चा बोल रहा था या नहीं बोल रहा था। अगर मेरी बात में कमी आए तो मुझे आप पकड़ लेना। 100% किसी प्रकार की मैं सर्वसम्मानित मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने खुद तसल्ली की है और आपकी बात की भी तसल्ली की है। जो आपने सूत्र का हवाला दिया था ना, मैंने उसकी भी तसल्ली की है। हाँ, वहां हमारी कमी हो सकती है, मैं एग्री कर रहा हूं, मैं दावत नहीं कर रहा। हाँ, उस बात में हमारी कमी हो सकती है। ठीक है गर साहब, आता हूं मैं आपके पास, वापस आता हूं मैं थोड़ी देर में आपके पास, आप हमारे साथ। और स्वागत है आपका एक बार फिर। हम लगातार बड़ी बहस, बड़ी चर्चा कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि राज्यसभा चुनाव के परिणामों को लेकर जो देरी हो रही है, आखिर उसमें कहां कुछ पेच फंसा हुआ है, कहां कुछ असली दाव पेच रहते हैं। और बड़ी खबर इस बीच एक आ रही है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं, राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर वोटिंग हुई। 2 सीटों के लिए मैदान में 3 प्रत्याशी थे। 90 में से 89 विधायकों ने अपना मतदान किया। एक विधायक ने वोट नहीं दिया, जिसका नाम था बलराज कुंडू। वोट देने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें, ये बात कही। हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र सेवा में भूमिका निभाएंगे, हमारी जीत निश्चित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात कही, हमारी जीत निश्चित है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी बड़ा दावा किया, दोनों सीटों पर हमारी जीत होगी, गृह मंत्री अनिल विज ने भी दावा किया है। तो वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा का भी बड़ा बयान सामने आया। मैंने हमेशा भाजपा को समर्थन दिया है, गोपाल कांडा ने यह बात कही। पवार और कार्तिकेय की जीत पक्की है, गोपाल कांडा ने बात कही। अच्छे मार्जिन से कार्तिकेय जीतेंगे, गोपाल कांडा ने यह भी कहा। तो दिन भर की मुख्य सुर्खियां और मुख्य बयान जो है वो हमने आपको बताया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के क्रॉस वोटिंग की खबर जो है वो कांग्रेस पार्टी के गले अभी नहीं उतर पा रही है। कांग्रेस पार्टी अब भी आश्वस्त है इस बात को लेकर कि कुलदीप बिश्नोई ने पहला ही वोट किया है और वही कांग्रेस पार्टी को किया है। तो वहीं हरियाणा न्यूज के पुख्ता सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट किया और यही कारण भी है कि राहुल गांधी ने जो मुलाकात का समय दिया था उस मुलाकात को रद्द कर दिया गया है शाम होते होते। हालांकि वोटों की काउंटिंग को लेकर पेंच अभी फंसा हुआ है, उसमें कितना डिले होगा ये जानकारी अभी कोई पुष्ट इस पर नहीं आ पा रही है। जानकारी इस बात की आ रही है कि वीडियोग्राफी जो हुई है उस पूरी वीडियोग्राफी की जांच की जा रही है। चुनाव आयोग उसे मॉनिटर कर रहा है। दिल्ली चंडीगढ़ के बीच कम्युनिकेशन लगातार बना हुआ है। जैसे ही चुनाव आयोग गिनतियों की हरी झंडी देता है उसके बाद ही बैलेट काउंट्स हो पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस विषय पर। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद होंगे और योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के पास सबसे पहले हम चलते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत आपका। सुबह से बात कही जा रही थी कुलदीप बिश्नोई ने सबसे पहले वोट डाला है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाएगा। अभी सूत्रों के हवाले से अपडेट आई है और संभावना बहुत ज्यादा है इसके 100% सही होने की कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट किया है, इसीलिए राहुल गांधी ने मिलने का समय भी जो था वो टाल दिया।
कुलदीप बिश्नोई जी जो है ना, वो राजनीतिक तौर पे मुझे कभी भी समझदार व्यक्ति नहीं लगे। और जितने इंटेलिजेंट देवीलाल जी भजन लाल जी होते थे, उनका बिल्कुल रिवर्स है वो। तो उन्होंने ऐसा किया हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और ये मुझे लगता है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनकी बर्बादी क्या, ये आखिरी जो है ना, एक आखिरी गलती होगी ये उनकी। क्योंकि वो एक वक्त था जब भजन लाल जी की जगह पे हुड्डा जी को सीएम बनाया गया। उस वक्त ये एडामेंट थे नहीं जी, और इनको इतनी चीजें ऑफर हो गई थी कि भजन लाल जी को गवर्नर बना देंगे, कुलदीप को सेंटर में मिनिस्टर बना देंगे, और दूसरे भाई को चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम बना देंगे, और जितने रिश्तेदार हैं उनको लाल बत्ती मिल जाएगी। इन्होंने नहीं मानी, काम खराब कर दिया, बिगाड़ दिया वहां पे। उसके बाद अपने आप जीत के आए थे, 4-5 सीटें जीत के आए थे। उसके बाद इनको ऑफर मिला कि भाई आप आके मिल जाओ, नहीं मिले, वो लोग टूट के चले गए। उन्होंने कहा कि जब आपको बिकना है तो इससे अच्छा है कि हम अकेले अकेले बिक जाते हैं, और वो बिक गए। उसके बाद ये कांग्रेस बीजेपी से इनकी सांठ गांठ रही। उसने बीजेपी मास्टर है इस चीज की। अगर किसी भी राजनीतिक दल को ये समझ नहीं आता है कि बीजेपी एक जो है विस्तारवादी पार्टी रही है हमेशा हर जगह, और स्पेशली जब किसी भी रीजनल पार्टी से वो कंप्रोमाइज करती है तो उस रीजनल पार्टी को अपने आप में समेट लेती है। और वैसे भी ये मतलब कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि राजनीति में और व्यापार में और जब जहां विस्तार करने की बात आती है तो वो हर आदमी और हर पार्टी ये ऐसा करते हैं। और बीजेपी में आज के दिन वो दमखम भी है, पैसा है और पावर है, सारे हर चीज तो उनके हाथ में है। तो अब वो अगर भी इसके अलावा तो बीजेपी के अलावा तो और कहीं जा नहीं सकते हैं वो। तो बीजेपी में अगर जाएंगे तो बीजेपी उनको ऐसा टिका के छोड़ देगी कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे इनेलो उनकी पार्टी तो थी सही मायने में। अब जैसे आपके सूत्र कहते हैं, वैसे मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि अभय सिंह जी ने बीजेपी को दी है। अब बीजेपी से उनका कोई एकदम 2 मिनट का मोह थोड़ा हुआ है। नहीं, अभय सिंह जी ने तो कल ऐलान कर ही दिया था कि कार्तिक को देंगे वो। तो क्या ये मजाक नहीं तो और क्या है। अब 2 दिन पहले बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ रिजाइन करके चुनाव में लेके आते हो जनता को, और 2 दिन बाद आप उन्हीं को वोट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब 2-3 है। नंबर 1 तो ये है कि अभय सिंह डर गए हैं। नंबर 2, ये एक बीजेपी और जेजेपी, बीजेपी के जेजेपी और इनेलो, ये उनके स्वाभाविक जो है ना वो पार्टनर रहे हैं। वो आज पहले से लेके आज तक यही तो चुनाव होता रहा है, कांग्रेस वर्सेस रेस्ट में इनेलो ने जो है वो बीजेपी से भी कंप्रोमाइज करके इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने जो है मायावती जी से भी मिलकर इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो वो ये पार्टीज ऐसे ही चुनाव लड़ते रहे हैं, ऐसे होते रहे हैं। तो उस वक्त पे इनको ऐसा लगा था कि किसान आंदोलन से तुम दोबारा से वापसी कर जाओगे, किसानों के कंधे पे रख के बंदूक और सारा का सारा काम कर लोगे। उसमें भी बीजेपी ने कोई कम गेम नहीं खेला था। उन्होंने तो गेम ऐसा पलटा कि चारों खाने जीत। अभय सिंह जी का ये कहना है कि भाई मैं कार्तिकेय शर्मा को इसलिए वोट करूंगा क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जब जेल में थे तो मनु शर्मा ने उनकी बहुत सेवा की थी, और मैं कांग्रेस को तो किसी भी कीमत पे वोट करने से रहा, जेजेपी को भी मैं वोट नहीं करूंगा, मेरा वोट केवल कार्तिकेय शर्मा को है। ये देखो, ये राजनीतिक भाषाएं आप कुछ भी बोल दो, नतीजे क्या आएंगे उससे वो तो सबके समझ में आता है ना। नतीजा ये आएगा कि बीजेपी जीतेगी, वो दैट इज नथिंग। ये सिर्फ लफाजियां होती हैं लोगों को समझाने के लिए, शायद लोग ऐसे समझ जाए लोग इतने बेवकूफ है क्या। एक कैंडिडेट है, क्लियर कट है, या तो कांग्रेस या बीजेपी, बात खत्म होगी वहां पे। तो वो बीजेपी है और बीजेपी को दे रहे हैं आप। ये सारी की सारी बातें फजूल की है सही मायने में। मैं और भी बात बता देता हूं, जिस केस के अंदर अभी चौटाला साहब गए हैं ना, सेम केस इनके ऊपर भी है, तो वो डर भी है इनके ऊपर। तो वो जो आय से अधिक वाला जो मामला है इन पे भी है, वो वहां पे कंप्रोमाइज करके होंगे। ये कंप्रोमाइज हुआ, राजनीति में कंप्रोमाइज करना मैं गलत नहीं मानता, पर राजनीतिक तौर पे वो अपने फाइनेंशियल फायदे के लिए, जेल जाने के डर के फायदे के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं? कार्तिक के लीड ले जाएंगे देखो, फिर अभी अजय माकन की भी संभावना लग रही है। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, आंकड़ों के हिसाब से अभी गर्ग साहब जो कह रहे थे वो अपनी जगह पे ठीक थे। लेकिन बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है, वो कभी भी कुछ भी मतलब षड्यंत्र के मामले में नंबर 1 मानता हूं मैं दुनिया की। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसी षड्यंत्र के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो कोई भी षड्यंत्र कर सकती है। आप ये बताओ, बिना वोट होते हुए भी वो चंद्रा जी को जिता ले गए थे यहां से। सोच के तो देखो जरा, जब सुभाष चंद्रा को जिता सकते हैं, जब वोट के आंकड़े भी नहीं थे, अब तो 1-2 का हेर फेर है। और अब
मैं सही मायने में राज्यसभा को ना चोर दरवाजा मानता हूं कि आप अगर वैसे इलेक्शन ना जीत सको तो चोर दरवाजे से अंदर जा सकते हो। उस चोर दरवाजे की चाबी किसके पास होती है? तो मालिक के पास होती है। मालिक का चौकीदार कौन होता है? चौकीदार जो भी होता है उसके पास चाबी रहती है, वो चौकीदारी करता है। उस चौकीदारी के पीछे कौन होता है? मालिक होता है। जो मालिक कहेगा वही तो करेगा। इलेक्शन कमीशन की क्या हिम्मत है जो वो बीजेपी की बात नहीं मानेगी? अभी देखना तो सही, गेम तो वही तो करेगी। सभी संस्थाओं पर नहीं, गेम तो संस्थाएं क्या, ये तो ये सर्वविदित है सारी की सारी चीजें। आपने एक मेरी बहुत पहली डिबेट में हम साथ बैठे थे, आपने कहा था कि अगर तीसरा उम्मीदवार आता है तो वो जीतेगा। मैंने पहले कहा था ये तो। हाँ, बिल्कुल कहा था। ठीक है, मैं खालिद जी के पास आ रहा हूं। खालिद जी, कुलदीप बिश्नोई को लेकर जो बातें चल रही है, संभावना है कि क्रॉस वोट उन्होंने कर दिया है। अभी क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? अब भी क्या अजय माकन की जीत को लेकर आश्वस्त है? क्योंकि 2 वोट जो है वो अब भी फंसे हुए हैं आपके। केशव भाऊ, जो संभावना है या जिस तरह की बातें चल रही है, मैं समझता हूं 1 से 1.5 घंटे में, संभावित 1 से 1.5 घंटे में जो सही चीजें हैं वो सबके सामने होंगी, इस देश के सामने होंगी। लेकिन इसके पीछे की राजनीति को समझने के लिए मैं समझता हूं हम सबको बात करनी चाहिए। जैसे अभी हमारे सीनियर साथी कह रहे थे कि बीजेपी की राजनीति इस समय देश में, उन्होंने एक चीज कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ सबसे गंदी पार्टी है। तो मैं सिर्फ उनकी एक बात में मिलाना चाहूंगा कि वो सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं है, लेकिन हां, ये मैं सहमत हूं उनसे कि इस देश और दुनिया की सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदी पार्टी इस समय भाजपा है। भाजपा की राजनीति के तरीके को, सिद्धांतों को आपको समझना होगा। जो राजनीति के मूल सिद्धांत हैं, उनके साथ खिलवाड़ अगर किसी ने इस देश के अंदर राजनीति में 75-73 साल के अगर उसमें किया तो अकेली भाजपा है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे माननीय न्यायालय हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, खालिद भाई, जो इस तरह की संस्थाएं हैं जिनके ऊपर लोग ये भरोसा करते हैं कि खालिद भाई, आपका सुनो भाई, ये बात खत्म है। ये बहुत दार्शनिक वाले विचार हैं। अभी तो राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा पर बोलिए। खत्म होने दो। हाँ, मैं राज्यसभा पे लेके चलूंगा ना आपको। तो ये सब चीजों को देखने के लिए आपको ये पूरे देश और दुनिया समझ रही है कि भाजपा क्या कर रही है। ये जिस व्यक्ति के पास जो किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, एक निर्दलीय प्रत्याशी आता है प्रदेश की राजनीति में, वो आता ही इसलिए है कि जो देश की और प्रदेश की जो राजनीति है भाजपा की, उसमें गंध कैसे घोली जाएगी। अन्यथा पार्टी के पास हमारा पूर्ण बहुमत है। मैं समझता हूं जीत हमारी सारा कुछ करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी इसमें जीतेगी। भाजपा अपना सारा कुछ करेगी, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी इसमें जीतेगी, क्योंकि एक बहुत अहम सिद्धांतों की लड़ाई हो रही है। ये एक तरफ उनका रिटर्निंग अफसर कहता है कि उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिनके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, बावजूद उसके आप जाके चुनाव आयोग को बोलते हैं कि इस तरह की चीजें आप हमको सुनिए, तो आप क्या करेंगे? अब आप तो वीडियोग्राफी भी दिखा रहे हैं ना, इस्तेमाल करने की स्थिति में वीडियोग्राफी भी दिखा रहे हैं खालिद जी। सुनो तो सही, जब अगर इतना समय क्यों चलिए मैं जवाब लेता हूं इस बात देश का कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, जब यशपाल बत्रा जी के पास आपका रिटर्निंग अधिकारी ये कहता है ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मैं जवाब लेता हूं इस बात नहीं हुए, तो फिर ये सब चीजें क्यों? यशपाल बत्रा जी के पास आ रहा हूं। यशपाल बत्रा जी के पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका भी। यशपाल जी, जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबका संवैधानिक अधिकार है, हर आदमी संविधान के रूप में बंधा हुआ है। अगर इलेक्शन ऑफिसर ने, हरियाणा के इलेक्शन ऑफिसर ने इस देश में पिछले 7-8 सालों में संवैधानिक अधिकारी को उठा के रख दिया गया है, उसके लिए आगे अपील करेंगे, संवैधानिक रूप में किया। वीडियोग्राफी वो उन लोगों ने मंगाई हुई है इलेक्शन कमीशन ने। हल में सुन लेते हैं, तो पहला कमेंट है, डिबेट पर तो आएंगे आराम से, अभी तो पहला कमेंट है। तो आने दो, उनका रिजल्ट सबका संवैधानिक अधिकार है, हम सब संवैधानिक रूप में बने हुए हैं, तो उससे इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या है? अभी 1 घंटा 2 घंटा में रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा और सबको दिखाई देगा। जो अंतरात्मा से सभी विधायकों ने वोट किए हैं, तो सबके सामने आके दिख जाएंगे कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ठीक है, नहीं ये आप ये आरोप इस बात का लगा रहे हैं कि भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसलिए चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की है। हार का डर तो किसको सता रहा है, ये आप अभी इनके शब्दों से मैं देख रहा था कि हार का डर किसको सता रहा है, कि क्यों नहीं उनको रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर देते। सबका संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या मेरे साथी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसको संविधान के रूप में ले जा सकता हूँ और संवैधानिक रूप में शिकायत भी कर सकता हूँ, और उसका रिजल्ट भी आने दो। हर आदमी का अधिकार है, डर से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई डर रहा है या कोई
नहीं डर रहा, लेकिन सबका अधिकारों के रूप में उसको प्रयोग किया जा रहा है। रेडू साहब, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे राजनीतिक विश्लेषण की बात थोड़ी सी सुन पाया मैं लास्ट की। एवे जी के बारे में इन्होंने बात की कि इन्होंने कार्तिकेय को वोट क्यों दिया। देखिए, मेरे साथी को मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का 36 का आंकड़ा है, तो उस हिसाब से किसी भी सूरत में, चाहे बलराज कुंडू की तरह हमें घर पर क्यों न रखनी पड़ गई थी वोट, तो हम इसको तो दे ही नहीं सकते थे। कांग्रेस पार्टी को वोट जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो घरेलू रीजन लगा लो, चाहे राजनीतिक रीजन लगा लो। इस पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को भी हमने वोट नहीं देनी थी और ना ही जेजेपी को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वोट देने का काम। अब वही अलग चली गई है, तो वो भी तो अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। हाँ, जो भी था, जो भी करो, लेकिन फिर भी हमने नहीं देनी थी। वो कुछ भी महसूस करे, वो अपना समझते हैं, नहीं समझते हैं कितना उसमें राजनीति है और कितना बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, एक बात इन्होंने बढ़िया कही है कि इस जैसा षड्यंत्रकारी पार्टी नहीं है बीजेपी जैसी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से हालात थे हरियाणा साथ खड़े हैं आप राज्यसभा चुनाव जी, साथ खड़े हैं, निर्दलीय कार्तिकेय के साथ खड़े हैं केशव जी। हम कार्तिकेय शर्मा जी के बीजेपी के साथ, कार्तिकेय शर्मा जी का एक हाथ जो है उस पे जजपा हेलो किए हुए हैं और दूसरे हाथ पे आप और बीजेपी हेलो किए हुए हैं, और निर्दलीय भी साथ में है। नहीं, अब दोस्त का दोस्त तो दोस्त तो होता है ना सर। निर्दलीय कैंडिडेट को कितने भी लोग, पर रेडू सर, हाँ केशव, नहीं, इंडियन नेशनल कई बार ऐसा भी नहीं लोकदल होता, डंके की चोट पर ये मैच का फॉर्मूला नहीं लगता यहाँ पर, और यहाँ आप चुप कर डिफेंसिव खेल रहे हैं। मैं बताऊंगा अभी। बिल्कुल डंके की चोट पर नहीं, बिल्कुल डंके की चोट पर राजनीति की है। पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर दिया कि हम कार्तिकेय को वोट देंगे, और कार्तिकेय के ने जिस प्रकार से मेरे पिताजी के उसके परिवार ने मदद की है, उसके हिसाब से मैं अपना कर्ज उनका उतार रहा हूं। और इसके साथ साथ न बीजेपी को वोट देनी, न जेजेपी को देनी, न कांग्रेस को देनी, और ये निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जिस प्रकार से मिला है, इसलिए इसको वोट करने का काम किया है। दूसरी बात केशव जी, देखिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, एक मिनट मेरी बात नहीं हुई पूरी। हाँ, बोलिए रेडू साहब, आप बोलिए। दूसरी बात, अभी जिस प्रकार से अभी 2 वोट के ऊपर ये चला हुआ है, दोनों डिस्प्यूट चला हुआ है, भाई ये पास होंगी या नहीं होंगी, मान्य होंगी कि नहीं होंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, अब भी हमारी वोट भी जा चुकी है, कार्तिकेय जी के पास 27 वोट टोटल बनी है, जहां तक मेरी नॉलेज है। 27 वोट में अगर कांग्रेस की 2 वोट रिजेक्ट भी हो जाती है, तो भी उनके पास 29 वोट बचती है। तो ये फिर भी जीत का इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि वे जीत जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं और भी तो वोट वहां पर स्लिप हुई है, तभी तो ये जीत का दावा कर रहे हैं। और इनको पता है कौन कौन सी वोटें वो स्लिप हो रखी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को इस बात का ज्ञान है, और चाहे वो उनको किसी प्रकार से भी मैनेज किया होगा, चाहे पैसे के लेन देन से मैनेज किया है या जो है ईडी वगैरह की वजह से मैनेज हुए हैं, तो इनको पता है, इसीलिए तो ये दावा कर रहे हैं। अदरवाइज तो एक तरफ जो आरोप आप दूसरे पर लगाएंगे वो आपकी तरफ भी लगेंगे, याद रखिएगा। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ अभी। हाँ, एक्चुअली क्या है कि नहीं, हमने देखिए, एक मिनट में हमने पूरा कीजिएगा जल्दी से, मैं कोशिश के पास आ रहा हूँ, फिर यशपाल जी के पास आऊंगा। हाँ, बीजेपी ने देखिए बिल्कुल साफ सी बात थी, एक कैंडिडेट जो है ना बीजेपी का जीतना था, एक कांग्रेस का जीतना था। तो बीजेपी ने बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत ये योजना भाई हम इसको नहीं जीतने देंगे। चलो ये शुक्र है कि उन्होंने कैंडिडेट ऐसा लिया है और निर्दलीय उतार दिया। रेडू साहब, अगर ये षड्यंत्र है तो आप भी उसका हिस्सा हैं, लेकिन आप डबल बात कर रहे हैं सर आज, ऐसे ना रेडू साहब ऐसे मजा नहीं, बिल्कुल नहीं केशव जी, नहीं, बिल्कुल नहीं केशव जी, बिल्कुल क्लियर बात है। हमने एक निर्दलीय कैंडिडेट को वोट देकर के उसको कामयाब करने का काम किया है, उसको हमने जिताने का काम किया। मतलब नाए हैं लेकिन गीले नहीं हुए। कौशिक साहब, एक्चुअली रेडू साहब भी है, गिले भी हुए हैं, आपकी पार्टी के जो चीफ रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने जो भी बोला ना एक जुबान पे वो किया। उन्होंने चुनाव से पहले एक बात कही थी
कि मैं आते ही पहली ही कलम से सबके बिजली के बिल माफ कर दूंगा, और उन्होंने बैठते ही कुर्सी पे कहा भाई कैसे माफ होने हैं, पढ़े लिखे तो ज्यादा थे नहीं, पर उन्होंने कहा कैसे होने भाई, मेरे दस्तक कराओ, और उन्होंने किए। तो मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। लेकिन अब जो ये इनेलो बदल रही है ना, इसका भी मैं चेहरा दूसरा बताता हूं। जो आपने अभी अभी बोला ना कि आपने एक निर्दलीय को वोट दिया है, बीजेपी को नहीं दिया। पिछली बार का चुनाव याद दिला देता हूं। पिछली बार योगेश जी एक बड़ी अपडेट आ रही है, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं। क्या कुछ बड़ी खबर आपको बताएं? राजस्थान चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है। कांग्रेस 3 और बीजेपी का 1 उम्मीदवार जो है वो जीता है। राजस्थान का परिणाम घोषित हो चुका है। निर्दलीय बीजेपी के घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं, सुरजेवाला को भी 43 वोट मिले हैं, मुकुल वासनिक को 42 वोट मिले हैं और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं। राज्यसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। कांग्रेस के 3 और भाजपा के 1 उम्मीदवार की जीत हुई है। निर्दलीय सुभाष चंद्रा को 30 वोट मिल पाए हैं, वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। कांग्रेस यहां पर 3 सीट निकाल ले गई, भाजपा को 1 ही सीट मिल पाई है। ये राजस्थान का चुनाव परिणाम है जो कि घोषित हो चुका है। मुकुल वासनिक को 42 वोट मिले हैं, इसके अलावा घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं, बीजेपी के हैं, और सुरजेवाला को 43 वोट मिले हैं। तो 43, 42, 41 इस हिसाब से 3 कैंडिडेट जीत चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और 1 43 यानी कि घनश्याम तिवारी वो जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुभाष चंद्रा यहां पर सीट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। योगेश जी सरकार थी, तो यही बात मैं कहता हूं कि जहां सरकारें होती हैं वहां पे कोई ज्यादा चिंता नहीं होती। अब मैं जो रेड्डी साहब की बात कर रहा हूं, पिछली बार का चुनाव में याद दिलाना चाह रहा हूं, उसमें क्या हुआ था? उसमें R.K. आनंद जी भी तो इंडिपेंडेंट थे, वो कोई कांग्रेस के कैंडिडेट थे क्या? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनेलो के सारे वोट वहां डले थे, ठीक है। और कांग्रेस के साथ वो जो मैं कह रहा हूं षड्यंत्र जो किया था भाजपा ने मिलके, वो आपसी फूट की वजह से भी, और षड्यंत्र मैं उसे क्लियर कट षड्यंत्र कहता हूं, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। वो क्लियर कट षड्यंत्र था, और वो षड्यंत्र हुआ, और वहां पे सुभाष चंद्रा जी जीते। उस वक्त इनेलो ने क्यों कांग्रेस के साथ वोट कर दिया था? आज कांग्रेस से क्या परहेज हो गया था? आज बीजेपी के साथ तो चले गए हैं। योगेश जी ठीक है, मैं आऊंगा सर। एक बार मैं पहले इस बात पर कमेंट करूं, ये बड़ी अपडेट है, और कतारों में हरियाणा का रिजल्ट भी है। मैं आऊंगा, उस पॉइंट पर भी बात कर लेंगे। यशपाल जी मैं आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूं। राजस्थान के नतीजे जो हैं वो थोड़े से निराशाजनक है। कांग्रेस पार्टी 3 सीट निकाल ले गई, भाजपा को 1 ही सीट मिल पाई है। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, निराशाजनक क्या है, वो तो वैसे लग ही रहा था इस तरीके से कुछ होगा ही। जो बीजेपी को मिलना था वो बीजेपी को मिला, जो कांग्रेस को मिलना था वो कांग्रेस को मिला। वो तो निराशाजनक कुछ भी नहीं है जिस तरीके से वहां पे रिजल्ट है। ऑलरेडी समर्थन वाले वोट जब कामयाब होते नहीं दिखते तो थोड़ी सी निराशा तो होती है ना बत्रा साहब? नहीं, समर्थन इतना ही बहुत है कि हलचल वहां पैदा होगी। हाँ जरूर कुछ ना कुछ हो सकता था, यही बहुत बड़ी बात है। और रही बात बाकी कि जिसका जो मान लो कांग्रेस को जितनी सीटें मिलनी थी वो मिली, ऑलरेडी ये सारी चीजें पता थी सबको, इसलिए कोई निराशा वाली कोई बात नहीं है। अगर हरियाणा में ही नतीजे कुछ इस तरह के आते हैं तो वहां भी यही जवाब होगा बत्रा साहब? जी देखिए, हरियाणा के नतीजे अभी आए नहीं, और इसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे दोनों। और देखना अभी तो अंतरात्मा जो हमारे 89 विधायकों ने वोट किए हैं, उनकी किस की अंतरात्मा से वोट किए हैं। जिसने अंतरात्मा से वोट की होगी वो जरूर कार्तिकेय को वोट करी होगी, क्योंकि अंतरात्मा चाहती है, ये जन इसके अंदर अंतरात्मा सबकी जाग चुकी है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, खालिद जी के पास मैं आता हूँ। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी कभी संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, कभी अंतरात्मा की बात करते हैं, और अधिकारों की बात वो लोग करते हैं जो पूरे देश में जिन्होंने एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी है राजनीति में, खरीद फरोख्त की राजनीति। उन्होंने इस राजनीति को इस देश के अंदर डेवलप किया है। आप पीछे देखेंगे बहुत सारे चुनाव हुए, कर्नाटक रहा, मध्य प्रदेश रहा, बहुत सारे चुनाव हुए जहां पे सिर्फ भाजपा ने धन बल और छल के माध्यम से सरकारें गिराई उठाई, ये सब किया। अब हरियाणा में फिर आप इतिहास की बात करेंगे तो फिर मुझे इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन लेकर आया था, दल बदली कानून, तो क्या उसकी जरूरत पड़ी थी? नहीं करते पुरानी बातें, प्रेजेंट सिनेरियो पर बात कीजिए। सुनो
हम पुरानी बात भी कर लेंगे, लेकिन इस राजनीति को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी देश की राजनीति की जो इस समय दशा है, अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं, आपके जो मन के विचार हैं, देश का मीडिया, उसका सामान्यीकरण कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे ऑब्जेक्शन करना पड़ रहा है। केशव भाई, आप कह रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग वाली पॉलिसी की शुरुआत बीजेपी ने की। हालांकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं बीजेपी का, लेकिन एक निष्पक्षता मैं रखूंगा ना। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन लेकर आया देश में? सुनो तो, ये तो नहीं, ये तो आजकल इससे कोई हैरानी नहीं है। आजकल बीजेपी के प्रवक्ता कम और आप हमारे साथी बहुत सारे लोग हैं जो उनके पक्ष में बोलते हैं। लोग, ये कोई विषय नहीं है, ना कोई पक्ष नहीं है सर। विपक्ष में बैठे हुए हर आदमी का यही दर्द होता है कि उसे लगता है कि ये दूसरे के साथ मिला हुआ है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत। आज तो आपको रेडू साहब भी बीजेपी वाले लग रहे हैं, नहीं लग रहे तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है, वोट डाल के आए, वो तो है, कमाल का वो तो है। अब सुनो तो सही, वोट डाल के आए, वो तो डाल के आए। और सुनो, जो संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, वो लोग, जो लोग इस देश में संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों के लिए बनी है, वो संवैधानिक अधिकारों की बात ना करें तो बेहतर है। और अंतरात्मा की जो बात करते हैं, अंतरात्मा की जो बात करते हैं, आत्मा नाम की चीज को समझते हैं, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर भाजपा के लोग समझते हैं कि अंतरात्मा क्या होती है, तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। अब जब रेड्डू साहब जो कह रहे थे, रेड्डू साहब, इस देश में आपने कहा कि कांग्रेस को तो हम किसी कीमत पे वोट नहीं देते। स्वर्गीय देवीलाल जी, जिनका पूरा हरियाणा सम्मान करता है, उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस, और आपको लगता है कि आज उनको हम वोट नहीं कर सकते, वो आपका अपना विषय है। लेकिन इस समय प्रदेश की राजनीति में जेजेपी और आईएनएलडी ने राजनीति को एक मंडी बना दिया है। यहां पे खुले भाव लगवाए जा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जी बोलते हैं कितना पैसा मिला मैं बाद में करूंगा इसका खुलासा, और अब खुद कब बताएंगे उनके किया है। ये कोई विषय नहीं है कि हमारे फादर जो है जेल में थे, उसमें उनकी सेवा कर। खालिद भाई, मैं आपकी बात को सही मान, जेल है, प्रशासन है, ये कोई चीजें नहीं है। जस्ट फॉर द डिबेट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपकी बात को ठीक मान लेता हूं कि मंडी में भाव लगाए हुए हैं, लेकिन सर भाव किसके लगते हैं? जो चीज बिकाऊ होती है भाई, जो चीज बिकाऊ नहीं है उसका भाव लगेगा क्या? हाँ, वो है ना इस पे कौन? नहीं ना कल जब चौटाला साहब के ऐलान से पहले आप लोग जब छत्तीसगढ़ जाने पर हम सवाल उठा रहे थे, तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये मैंने कहा ना, शुरू में आपसे कहा कि इस राजनीति का उदय, खरीद फरोख्त की राजनीति को जो जोर और बल दिया है, वो भाजपा इस समय इस देश की पूरी व्यवस्थित संवैधानिक व्यवस्था को, मैं जवाब लूंगा, मैं बत्रा साहब से जवाब लूंगा इस बात का। को तो ये बात कहनी ही नहीं चाहिए। मैं बत्रा साहब से जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है, मैं बत्रा साहब से जवाब लूंगा, लेकिन दर्शकों को एक रिएक्शन सुनवाते हैं। सबसे पहले, आज जब भाजपा के डेलीगेट ने मुलाकात की डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से, तो उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री जो है वो भी डटे। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ आरोप लगाए इस चुनावी प्रक्रिया के ऊपर, पहले वो सुनवाते हैं, फिर बत्रा साहब के पास आएंगे जवाब लेने के लिए। सुनाइए। क्या है इसमें बहुत स्पष्ट नियम है कि जो ऑथराइज एजेंट है उसके अतिरिक्त किसी भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें व्यक्ति को अगर आप दिखाते हैं तो वो आपका कंडक्ट जो है वो जो चुनाव नियम है उसके विपरीत है, उससे अलग है, और वो जो है वो पूरी तरह से उसमें कार्रवाई करने योग्य होता है। तो मुख्तार अब्बास नकवी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो एक नियम का वो हवाला दे रहे हैं कि अपना वोट किसी और के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, केवल उसके सामने डिस्क्लोज कर सकते हैं जो कि इलेक्शन एजेंट है। और यही आरोप लगाया गया कि 2 वोट जो हैं, एक बीबी बत्रा का और एक किरण चौधरी का, ये 2 वोट कहा जा रहा है कि डिस्क्लोज किए गए हैं, और इसी को लेकर दरवाजा खटखटाया जा रहा है चुनाव आयोग का। ठीक है बत्रा साहब, मैं आपके पास आता हूं खालिद जी की बात का जवाब लेने के लिए। एक छोटी सी लाइन और जोड़ देता हूं। जो वहां पे रिटर्निंग अफसर है, रिटर्निंग अधिकारी, वो आपको लिखित रूप में देता है कि इस तरह की कोई चीज हुई नहीं है। वो आपको लिखित रूप में जारी कर चुका है चिट्ठी। ये जो एलिगेशंस हैं वो है नहीं, वो उस तरह की कोई चीजें नहीं है। तो फिर ये सवाल कहां से पैदा हो गया? आप क्या चाहते हैं? आप क्या इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से, आप चुनाव आयोग को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या वो रिटर्निंग अफसर किसी पार्टी का व्यक्ति है? वो भी सरकार का व्यक्ति है। क्या उसको आप झूठा साबित करना चाहते हैं? क्या उसको आप भ्रष्ट साबित करना चाहते हैं? सरकार का चाहते क्या है? ये इस देश के सामने विषय कि आप अरे ये कोई बात है, वो सरकार का है। सरकारें जो होती हैं अधिकारी उसके होते हैं। सरकारें जो होती हैं मतलब अधिकारियों पर कोई अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं होता ना सरकार का।
फिर चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। अधिकारियों को जो मौजूदा अधिकारी जो हैं वो सरकार के हिसाब से काम करेगा क्या वहां पे बैठ के? अभी आपको क्या लगता है चुनाव आप कहना क्या चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था जो है सरकार के हिसाब से झुक गई है? ना मैं तो नहीं कहता ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे तो ईवीएम तो आप ही उठाते हैं हर बार। सर मैं कहता हूं कि सरकारी आदमी जो सरकार है उसके पक्ष में काम करता है। मैं ये कह रहा हूं, ये केशव जी नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं ये। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैं एक बात नहीं समझ पाया कि ये रिटर्निंग ऑफिसर भी सरकार का है और ऊपर जो है वो हालांकि कहते हैं कि वो संस्था जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर ये 2 वोट जो कैंसिल कराने में कामयाब हो जाते हैं या हो गए तो फिर उससे खेल बदल सकता है। इसी कोशिश में तो वो लोग लगे हुए हैं। तो इस मामले में खालिद साहब आप कुछ सीधी सादी बात नहीं कर रहे हैं कि हम फिर भी जीत जाएंगे अगर 2 कैंसिल हो जाएं तो भी। खालिद जी, वो तो मैंने अभी भी कहा है, वो तो मैं कह चुका कौशिक साहब, पहले भी कहा, वो मैंने पहले भी कहा कि भाजपा एक राजनीति में एक शब्द है ना कि साम दाम दंड भेद, उसको सबको इस्तेमाल करने के बाद भी भाजपा चुनाव हारेगी। और फिर इस देश को क्या मुंह दिखाएंगे वो लोग? वो क्या मुंह लेकर लोगों के बीच में जाएंगे कि हमने क्या करने की कोशिश की थी और अब क्या लेके आए वहां से? सब कुछ करने के बाद भाजपा ये चुनाव नहीं जीते। कौशिक साहब थोड़ा सा एनालिटिकल में होता हूं जी, और मैं उसी बात पर आता हूं जो कुलदीप बिश्नोई से हमने शुरू की थी। जी जी जी। पहला वोट कास्ट किया कुलदीप बिश्नोई ने जी। और कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। जी। माना जा रहा था, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को दिया होगा। लेकिन जी। जैसे राहुल गांधी ने मिलने का समय एकदम से रद्द कर दिया मीटिंग को, तो उस समय यह बात सामने आने लगी कि राहुल गांधी ने कही ऐसा तो नहीं है कि वादा खिलाफी की, क्योंकि कल हुड्डा साहब जो है दिल्ली से चंडीगढ़ साथ में पहुंचे थे कुलदीप बिश्नोई के, एयरपोर्ट पर दोनों नेता स्पॉट हुए थे। जी। तो ऐसा लगा कि हुड्डा साहब ने कहा होगा कि ठीक है तो आप पहले वोट कर दीजिए, राहुल गांधी जी से शाम को हम मिल लेंगे। जी। लेकिन शाम तक ये खबर आ गई पुख्ता सूत्रों के हवाले से कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट किया है, और इसीलिए पुष्ट इस बात को ये बैकअप स्टोरी करती है कि राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई से मिलने का समय जो वो इसीलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि वो काफी नाराज इस बात से थे। अब अगर कुलदीप बिश्नोई का वोट जो है वो क्रॉस वोट हो गया तो कांग्रेस पार्टी के 30 यहां पर अपने आप हो गए, और चूंकि भाजपा इस बात को और कार्तिकेय शर्मा इस बात को सुबह ही आंक चुके थे कि कुलदीप बिश्नोई का वोट क्रॉस वोट हो सकता है, इसलिए इन 2 वोटों वाला, अब इसको गेम कहिए, स्ट्रेटजी कहिए, प्लान कहिए, चाहे कुछ भी बात कहिए, इसे लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत रखी, क्योंकि अगर ये 2 वोट भी कम हो गए तो फिर 30 से और 28 पर आ जाएंगे और फिर सेकंड राउंड की वोटिंग जो है वो शुरू होगी। सेकंड राउंड की वोटिंग शुरू होने का बेनिफिट किसे होगा सब अच्छे से जानते हैं, कार्तिकेय शर्मा उसमें ओपन वन साइडेड बेनिफिट ले जाएंगे। ये ठीक है, ये आंकड़े बिल्कुल ठीक है। अब जो आप स्टैटिस्टिक्स पे और इन पे एनालिसिस पे जाना चाहते हैं ना, तो एनालिसिस पूरे के पूरे करने चाहिए, किसी का भी क्रॉस वोट हुई या नहीं हुई। एक जो उनका कुलदीप का जो है ना, आप उनका एक बेसिक कैरेक्टर समझो और राहुल का बेसिक कैरेक्टर समझो। इन दोनों को जब आप समझ जाओगे ना तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ऐसा हो गया होगा। ये सूत्रों को भूल जाते हैं हम। क्या है कि कांग्रेस, जो ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है या कांग्रेस से लोग छोड़ के भाग रहे हैं या ये भाग जाएंगे या कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ऐसा होगा कभी नहीं। रीजन क्या है कि राहुल गांधी ने एक कसम खा ली है कि जो कांग्रेस का है वो तो है मेरे साथ, जो कांग्रेस का नहीं है वो कल का जाता आज चला जाए। उन्होंने अपनी मंच पे उदयपुर में बोल भी दिया था और अभी भी गए, उसके बाद पंजाब में भी गए। कौन लोग जा रहे हैं ये सही मायने में? जो चोर उचक्के कांग्रेस के टाइम पे जिन्होंने भर भर के नोट अपने रखे हुए हैं, जिन पे ईडी किस पे रेड मारेगी? मुझ पे मरवा दो ईडी की रेड। मैं रोज बोलता हूं बीजेपी के खिलाफ या मैं सत्ता के खिलाफ या औरों के खिलाफ, मुझ पे मरवा दो, मेरे पास है ही नहीं कुछ भी, मेरा क्या कर लेगा कोई? जेल में डालेंगे, चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों को खतरे बहुत है, उनके पास स्टेक्स बहुत बड़े बड़े हैं। उन लोगों के पास सबसे बड़ा स्टेक तो यही है कि जो चोरी की हुई है वो पैसा कहां, वो पकड़े जाएंगे। वो 5 लोग जो वहां पंजाब में गए हैं उनका पता करो आप बैकग्राउंड क्या है। उस टाइम पे जो कैप्टन साहब जो हैं वो पहले से गलबैयां करने लग गए थे उनके साथ। जो राहुल गांधी डिसीजन ले रहे हैं, एक्स से नहीं मिले, वाई से नहीं मिले, उनको पहले पता होती है। जाखड़ का पहले से ही पता था, उन्हें जाना ही जाना है। तो अभी जो इससे कुलदीप से नहीं मिले, तो मैं दोनों बातें मान रहा हूं। हालांकि कुलदीप क्या प्रूव करना चाहते हैं कि मुझसे अगर नहीं मिलोगे या मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं वोट नहीं दूंगा।
आप जो अब की बार जो एमएलए हैं, पहले आप एमएलए थे अपने दम पे, कोई बात नहीं, आप जिस मर्जी के पास साथ गए हो, फिर भी आपकी कुछ चली नहीं ना, आप खत्म हो गए अल्टीमेटली। जब कांग्रेस में हो तो कांग्रेस की अगर नहीं मानते हो तो यू शुड नेवर बी देयर। मैं इस मामले में इनेलो की तारीफ करता हूं। इनका जो भी आदमी होगा, जो आदेश कर दिया सो कर दिया। इनका एक वोट गया था पहले से, जो पहले ही नाराज होकर चला गया था पिछले वाले चुनाव में, वरना इंटैक्ट थे और सारे के सारे वोट डले थे सुभाष चंद्रा को। तो अगर ये डिसिप्लिन नहीं होगा तो कांग्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस को जिंदा रखना है तो ऐसा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और कुलदीप जैसे 50 आए, 50 गए, भजनलाल जी भी गए, भजनलाल जी भी आए, बंसीलाल गए, वो आए, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो टेम्परेरीली जा रहे हैं ना बीजेपी में, आप देखना 2 दिन बाद जैसे ही हवा बदलेगी, मैं सारे के सारे घर वापसी दिखाऊंगा इनकी। तो ये सारी की सारी चीजें टेम्परेरी हैं और ये बिल्कुल ठीक किया राहुल ने। मैं यशपाल जी से जवाब लेता हूं। यशपाल जी केशव जी, देखिए मैं अभी कौशिक जी की बात सुन रहा था। आप ये एनालाइज करें कि 70 साल, लगभग 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। क्या ऐसा क्या हो गया कि इन 8 सालों के अंदर सारा देश बदल रहा है, सारे लोग बदल रहे हैं, सारे वहां से निकल रहे हैं? बेसिक आप बात को समझो। आरोप लगाना बड़ा तो आसान है, किसी भी बात का आरोप लगा दें, किसी बात के लिए बिना तथ्यों के किसी चीज का आरोप लगा दें कि वो इसलिए गए हैं, वो इसलिए गए हैं। क्या सारा देश बदल गया? सारे देश के लोग बदल गए कि वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं? वो सिर्फ जनहित के अंदर बीजेपी के किए हुए कामों को, जिस तरीके से 8 साल के अंदर देश के अंदर बदलाव हुए हैं, उसको देखते हुए देश एक तरफ खड़ा हुआ है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस क्यों ना अपने एजेंडों पे काम करती, क्यों ना अपने विजन पे काम करते। अगर विजन ठीक होता, एजेंडा ठीक होता, मैं ये मानता हूं कि लोग भी ना छोड़ते और समाज भी ना छोड़ता, और जनहित के मुद्दों को वो आगे लाएं, जनहित के मुद्दों पे काम करें, ना कि व्यक्तिगत मुद्दों पे काम करें। इसलिए ही आज कांग्रेस का ये हालात बने हुए हैं। आज सारे कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। अभी मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता खालिद जी की भी बात सुन रहा था कि खरीद करती है बीजेपी, और खरीद के अंदर इन्होंने विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। आपने एक बड़े सुंदर शब्दों में इनको जवाब दिया, खरीदा किसको जाता है? पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन खरीदा किसको जाता है पहले तो ये बताएं। दूसरा, हमेशा किसी भी बात को कहने के लिए तथ्यों के साथ बात करनी। आरोप लगाना चैनलों में बैठ के बड़ा आसान है। कौन से तथ्य हैं जिसमें विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई हो या विधायक को खरीदा गया हो? कोई तथ्य इनके पास ऐसा नहीं है। हाँ, आरोप लगाना बड़ा आसान है क्योंकि विपक्षी पार्टी है, वो कर सकते हैं इन कामों को। ये तो समाज का और ये तो अपनी डिबेट है, उसके अंदर कैसा भी आरोप लगा दो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी बात को कहने से पहले तथ्यों के साथ आप अगर आए। और विधायकों की बात रही, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 89 विधायकों ने वोट किया है। आपको कांग्रेस के विधायकों पे ही क्यों डाउट हो रहा है? बस बार बार एक ही बात आ रही है। मैं पिछले 10 दिन से डिबेट देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ कि कांग्रेस के विधायक अंतरात्मा से वोट करेंगे, चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। क्यों नहीं कहा गया कि बीजेपी के विधायक भी बदल सकते हैं? किसी एक ने भी चैनल पे, किसी एक भी प्रवक्ता ने नहीं कहा। उसका रीजन है कि बीजेपी कैडर पार्टी है और हमेशा कैडर के हिसाब से ही काम करती है और समाज के हिसाब से काम करती है। और अंतरात्मा जो विधायकों की जाग चुकी है, मैं ये पूर्ण विश्वास है मुझे, तो जो 1 घंटे 2 घंटे के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और रही हरियाणा के रिटर्निंग ऑफिसर की बात, उन्होंने जो भी डिसीजन दिया हो उसमें जो उनका डिसीजन था उन्होंने दिया है। मेरा एक संवैधानिक अधिकार है कि मैं उसको अपील में जा सकता हूं। तो आप उसकी वेट के लिए आप देखते हैं उसको। अगर आपका अधिकार बनता होगा तो आपको अधिकार मिलेगा, अगर दूसरे का किसी का अधिकार बनता होगा तो उसको मिलेगा। उसके अंदर थोड़ा सा समय का वेट कीजिए। खालिद जी, बड़ा एक केशव भाई, एक कहावत ये है कि ये कहते हैं बीजेपी के लोग कि झूठ को जोर से बोलो और चिल्ला के बोलो तो सच लगने लगता है, और सच को अगर धीरे से बोलो तो वो झूठ लगने लगता है। ये चीज भाजपा ने साबित की है। ये इस समय इस देश की राजनीति में कोई एक अच्छा कार्य जिसको ये कहते हैं कि हम जनहित के कार्य कर रहे हैं, वो जनहित के कार्य क्या कर रहे हैं? उनके भाजपा के प्रवक्ताओं का आप सुन रहे हैं क्या, किस तरह देश के अंदर हमारी बेइज्जती करवाई है पूरे देश की, और फिर पूरा देश से ये कहता है कि देश माफी मांगे। देश का प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेगा, भाजपा के नेता, कहां बात कर रहे हैं? भाजपा के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे। किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? मैं इसीलिए कहता हूं आप जब दार्शनिक बन जाते हैं। बात यही, सुनो मेरी, नहीं दार्शनिक नहीं है यार,
आप जो मुद्दों की बात नहीं करते ना, ये बहुत अजीब स्थिति है। आप क्या कहना चाहते हैं? हर मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आज राज्यसभा के चुनाव के मुद्दे की बात हो रही है। आपकी मजबूरी क्या है? आपकी मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी क्या है? कोई मजबूरी नहीं है, खुला बोलता हूँ, लेकिन जो मुद्दा है उसी में तो बोलूंगा सर। अब मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, आप कभी चले जाते हैं इमरजेंसी पे, कभी चले जाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे, अभी आप चले गए कतर के मुद्दे के ऊपर। अब मेरी बात राज्यसभा की है, मेरी मजबूरी जैसी है कि मैं विषय से नहीं भटक सकता। सुनो सही, आप ये देखो केशव भाई, सुनो मेरी बात, विषय से हम नहीं भटक रहे। जो देश को जो सुनना है, जो देश को सुनाना है, वो हम सुनना और सुनने नहीं देना चाह रहे। ये बहुत दुख की बात है, जिसमें आप लोग, मैं आपके चैनल के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस देश के मीडिया के लिए कह रहा हूं, जो उनकी बात में बात मिला रहा है। ये कहते हैं कि पूरा देश भाजपा के साथ खड़ा हो रहा है। ये भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा, तो उनके सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने इस देश के अंदर क्या किया है 8 साल के अंदर। उन्होंने इस देश के अंदर जाति से जाति को, धर्म से धर्म को लड़ाया है और धार्मिक। राजस्थान में जीत गए हैं, 3 सीट निकाल ले गए सर। शुभकामनाएं दीजिए उस बात का, और बताइए हरियाणा में क्या कुछ होने जा रहा है। हमारी गहलोत जी को और तमाम नेता, सुनिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। इसको आप लिख लीजिए कहीं भी, अभी लिख लीजिए, 1 घंटे बाद फिर से मैं कुछ बुला लीजिएगा। सब कुछ करने के बाद, उनकी संवैधानिक अधिकार को देखने के बाद, उस सारी व्यवस्था को देखने के बाद, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में राज्यसभा जीतने जा रही है। इसमें कुछ इफ बट अगर मगर नहीं है, लेकिन ये इनके पीछे के रंग क्या है भाजपा के, वो आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके प्रवक्ता के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। उनकी कार्यशैली जो है, उनकी भागदौड़ जो है दिल्ली और दिल्ली के जो आसपास जो चल रही है, वो देखने का मौका मिल रहा है। देश में इस समय जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि देखो भाजपा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। नहीं, कार्तिक, ठीक है खालिद भाई, मैं आपकी बात का जवाब जो है वो आपको बताता हूं। मैं बत्रा जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन आज दिन भर जो है राज्यसभा को लेकर गतिविधियां चलती रही, वोटिंग चली, 2 सीटों पर मतदान होना है, सबने अपने अपने वोट कास्ट किए। बलराज कुंडू ने अपना वोट नहीं दिया, और इस पूरे प्रकरण के बाद सीएम साहब जो है वो भी अपना वोट देने के लिए आए। वोट देने के बाद सीएम साहब ने क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, एक बार वो आपको सुनवाते हैं, फिर मैं बत्रा जी के पास आऊंगा। आपकी बात का जवाब भी थोड़ा सा इसके अंदर है, सुनाइए जरा। अभी तो 4 बजे तक का समय है और 90 की स्ट्रेंथ है, 89 हो गए हैं। एक कैंडिडेट, एक जो इलेक्टर है अभी शेष है, शायद संभवतः 4 बजे तक वो भी वोट कर जाए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का एक सारा वातावरण हमने देखा है, जैसी कैलकुलेशन हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट निश्चित रूप से हार का मुंह देखेंगे। और अभी तो इतना ही कहा जा सकता है, बाकी 5 बजे काउंटिंग है, और उस काउंटिंग के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार करेंगे। तो उन लोगों ने जो जितने भी प्रावधान होते हैं उसका जो उल्लंघन किया गया है, तो वहाँ जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उन लोगों ने बताया है कि 2 लोगों ने उसमें से कुछ व्यवहार ठीक नहीं किया है, तो उनकी कंप्लेंट्स हमारे जो कैंडिडेट हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, उन्होंने की हैं। अब वो केंद्रीय जो चुनाव आयोग है वहाँ ये कंप्लेंट जाती है, उसके बाद उनकी जो वीडियो क्लिपिंग्स है उसको देख करके वो निर्णय करेंगे। जो निर्णय वो करेंगे वो उनको मंजूर होगा। ठीक है खालिद चहलका जी, एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूं मैं आपका, फिर मैं बत्रा जी के पास आऊंगा। सीएम साहब ने कहा है कि इंतजार कीजिए, हम जीतेंगे, समीकरण के हिसाब से जीत निश्चित है। नहीं, वो समीकरण के हिसाब से नहीं कह रहे, अपनी विचारधारा के हिसाब से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो रिटर्निंग अधिकारी है उन्होंने उनका दबाव नहीं माना, उनका प्रेशर नहीं माना। इस देश में सारे कर्मचारी तो नहीं मानेंगे, किसी के घर सीबीआई भेज देंगे, किसी के घर ईडी भेज देंगे, तो उसमें कुछ लोग तो होंगे ना इस देश के अंदर कि हमेशा गलत चीजों का समर्थन नहीं करेंगे। तो उनको लगता है कि वो अपने विचारधारा के हिसाब से उन्होंने कहा है कि हमारी जीत होगी, और ये वो कोई विश्वास नहीं है, वो उनकी वैचारिक जो उनकी पृष्ठभूमि है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है। चलिए ठीक है, यशपाल जी से जवाब लेता हूँ। यशपाल जी। केशव जी, खालिद जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी के अभी आप शब्द सुन रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो डिसीजन रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया है हम आगे उसके अंदर गए हैं और अपनी अपील करने का एक संवैधानिक अधिकार है, हम उस अधिकार के तहत आगे बढ़े हैं। आप ये कहना कि उनका वो कहना नहीं मानता, वो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहना नहीं माना, उसने कहना नहीं माना, तो हम जब उसने अगर डिसीजन ठीक दिया है तो आप निश्चिंत रहो ना। आपको लगेगा अभी 2 घंटे के अंदर जो सामने आएगी तथ्य सामने है, तथ्यों के साथ जो सामने बात आएगी, तो उसमें इस बट वाली सिचुएशन ही नहीं है किसी के लिए। हम लोग
संविधानिक रूप में बने हुए हैं और संविधान का सब सम्मान करते हैं। और इसको देखने दो, आप 2 घंटे के अंदर आपके सामने सारी चीजें सबके सामने आ जाएंगी। संविधान की बात करके आप संविधान केशव जी, केशव जी हमें भी टाइम मिलेगा क्या? आप ही कहते हैं, एक मिनट केशव जी 3 बार बुला लिए, 3 टाइम दे लिए, संविधान बदलने आए हैं और आप संविधान की बात करते हैं। ठीक है, रेडू साहब के पास आओ। रेडू साहब रखिए अपनी बात। संविधान की बात करते हैं तो संविधान को बदलने की बात करते हैं। हाँ, संविधान की जरूरत जब संविधान की जरूरत पड़ेगी बदलने की तो जरूर बदलेंगे। देश के देखिए काफी सारे क्वेश्चन मेरे ऊपर हो गए हैं और इनको 2-3 बार आपने टाइम दे दिया। लेकिन देश ऐसा होने नहीं देगा, देश ऐसा नहीं होने देगा। उससे पहले आप जिस ताकत से उससे अब ये चुप नहीं होंगे खालिद जी, बदलने की बात और बीच में बोलने की हमारी आदत नहीं, चुप ये होते नहीं। खालिद जी दार्शनिक हो जाते हैं, इनको चुप करवाओ के सुनिए। ठीक है, में सब बने हुए हैं, देख रहा है। रेडू साहब आ रहा हूँ मैं, बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके पास। देख रहा है और आपको भी देश देख रहा है, मुझे भी देश देख रहा है, हर पार्टी को देश देख रहा है। संविधानिक अधिकार सबका है और संविधान जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, जिस समय में जरूरत पड़ेगी और जहाँ जरूरत पड़ेगी तो जो संविधानिक रूप में बदला जाएगा जरूर बदला जाएगा। आपने देश को चलाने के लिए, देश को आगे लाने के लिए, इस देश के लोगों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की परंपरा की नींव आपने रखी है। तो ये नींव रखी है, संवैधानिक अधिकारों के हनन की पारंपरिक जो आपने रखी है, वो कहाँ, अगर ऐसा जनता को दिखाई दे रहा होता तो वो जनता कहाँ गई, वो जनता किसके साथ है, ये सब देख रहे हैं। देश के जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, बौखलाई मत। आपको जनता देख रही है, बौखलाई मत। इतना नशा जितना कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों के साथ मिलकर 70 साल देश में शासन चलाया। खालिद जी जनता देख रही है तो जनता दिखा भी तो रही है, देश के लोगों के साथ जो जनता दिखाती है वो आप नहीं देखते। जनता ने पंजाब में दिखाया, यूपी में दिखाया, यूपी में दिखाया, वो आप नहीं देखेंगे। 8 साल में केशव जी अगर 8 साल के सत्ता को इतना बड़ा, अगर 7 साल के अगर सत्ता को इतना बड़ा आप नशा मानते हैं तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये थोड़ा व्यापक पहलू है, फिर बात करेंगे इसको। मैं फिलहाल रेडू जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है रेडू जी, अगर खालिद जी की बात को ठीक मान लिया जाए तो फिर तो चौटाला साहब का वोट खराब गया, क्योंकि वो कह रहे हैं आज माकन जीत रहे हैं। आप लिखवा लीजिए मुझसे खाली कागज पर। हाँ, नहीं केशव जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान से 2-4 हमारे राज्यसभा सांसद बने हैं, उनको अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और खालिद जी को भी स्पेशल बधाई इस बात की देता हूं, आखिर ये तीसरी सीट अपनी वहां बचाने में कामयाब हो गए और सुभाष चंद्रा जी को हराने में कामयाब हो गए। ये विशेष बधाई खालिद जी आपको कि आप वहां पर जीत लेंगे। अदरवाइज वहां भी बहुत खेला हो रखा था और बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ था और सुभाष चंद्रा जी को जिताने का बड़ा प्रयास किया गया। अब एक मिनट खालिद मैंने आपको बधाई दी है, मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। अभी मैं योगेश जी ने एक बड़ा तकड़ा कमेंट हमारे ऊपर मारा है। योगेश जी ने 2020 के इलेक्शन की, 1 मिनट खालिद जी, जीतोगे आप हरियाणा, रुको आप इंतजार कर दो। 2020 के जो राज्यसभा चुनाव के लिए योगेश जी ने कहा कि उस टाइम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आर के आनंद को वोट दी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। उस टाइम भी हमने कांग्रेस को वोट नहीं दी थी, वो कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया था और आर के आनंद हमारा कैंडिडेट था और हमने निर्दलीय को वोट दी थी और इंटेक्ट वोट दी थी। एक जो चला गया था वो ऑलरेडी एडवांस में कह करके गया था, उसने धोखे से वोट वो नहीं रखी थी, कह करके रखी थी कि मैं वोट नहीं दूंगा, और वो पूरी की पूरी वोट दी थी। दूसरी बात योगेश जी, अब भी हमने निर्दलीय को ही वोट दी है और खुल करके वोट दी है, कोई वो कहते ना दबाव में या प्रेशर में नहीं थी, खुल करके वोट देने का काम किया और निर्दलीय को देने का काम किया। और जहां तक बत्रा जी की बात है, बत्रा जी ने कहा कि राजस्थान में हमने हलचल मचाने के लिए सुभाष चंद्रा को खड़ा किया था। ये बीजेपी वाले को कौन वोट देगा, खास करके लोकदल पार्टी वोट नहीं देगी ये, क्योंकि ये तो सिर्फ हलचल मचाने के लिए अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं या दूसरे में फूट डालने के लिए, चोरी करने के लिए डालते हैं ताकि उनको नीचा दिखाया जाने का काम किया जा सके। और इसके बाद देखिए केशव जी, जिस प्रकार से यहाँ हरियाणा प्रदेश में चला हुआ है, अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने इसे खालिद भाई से भी पूछना चाहता हूँ,
अगर वो 2 वोट कैंसिल भी मान ले, मान लो भारतीय जनता पार्टी कमीशन में, वहां ऊपर कमीशन में दबाव बना करके कांग्रेस के सरकार के प्रभाव के कारण अगर वो 2 वोट रिजेक्ट भी करवा देते हैं, फिर भी आपके पास 29 वोट है और कार्तिकेय के पास 27 वोट बचती है, तो आप क्यों डर रहे हो? आप खुल करके क्यों नहीं कहते कि हम जीत रहे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस वोट और भी आपके साथ विधायकों ने की हुई है। उसके लिए किस प्रकार से हुई, वो खरीदी गई, बेची गई, दबाव बनाया गया, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपकी हार क्यों आपको नजर आ रही है? आप क्यों नहीं ये मजबूती के साथ ये कह पा रहे हो? जितनी मजबूती के साथ बीजेपी कह रही है कि कार्तिकेय जीत रहा है, उतनी मजबूती के साथ आप नहीं कह पा रहे कि कार्तिकेय हार रहा है। ये भी कहीं ना कहीं जो है ना, आपको भी संशय है, आपके विधायकों के ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर, आपको भी अब भी डाउट बना हुआ है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है बीच में। ठीक है रेड्डू साहब, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आज 2 सीटों का वोटिंग हुई, बहुत ज्यादा इक्वल, मैं ठीक कराता हूं। 2 सीटों की वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद अलग अलग रिएक्शंस आई। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने क्या कुछ कहा, उनकी भी रिएक्शन क्या कुछ रही, वो भी आपको सुनवाते हैं, जरा एक बार सुनिए। मैंने पहले दिन से ही सबको बोला हुआ है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है, हरियाणा लोकहित पार्टी का, पहले दिन से ही, और मुख्यमंत्री जी के हिसाब से ही हमने भारतीय जनता पार्टी को और कार्तिकेय शर्मा जी को, और 3 में से 2 की जीत है और ये निश्चित है, और ये जीत बिल्कुल पक्की है। मैं बहुत इससे वो हूँ कि दोनों, और मुझे लग रहा है मार्जिन भी अच्छा रहेगा। जिस तरह का मैं अंदर माहौल देखा है मैंने, जीत निश्चित है। मार्जिन का मतलब बढ़ने का मतलब कांग्रेस की तरफ से, अब कांग्रेस की तरफ से है या जिसकी तरफ से भी है, मन है लोगों का कार्तिकेय शर्मा जी को वोट देने का, तो ये जीत कार्तिकेय जी की पक्की है। वो वोट बिल्कुल कैंसिल ही होंगे, क्योंकि वो ये जो नियम है उसके अनुसार, कायदे के अनुसार काम नहीं हुआ तो वो कैंसिल होंगे। वो किन किन के रिटर्निंग ऑफिसर को दर्ज हुई? हाँ, हो दर्ज हुई बिल्कुल। किन किन के थे ऐसे वोट? 2 लोगों के वोट हैं और वो सब आपके सामने आ चुका है, पर मैंने मेरा वोट जिनको समर्थन दिया हुआ है सीएम साहब के हिसाब से, जिसको बोला उसको दिया है, और जीत पवार साहब की और कार्तिकेय शर्मा की जीत निश्चित। दोनों जो वोट है वो कांग्रेस के ही है जो रद्द होने की उम्मीद जताई जा रही है? कांग्रेस के 2 के, अब तक 3 भी रद्द हो सकते हैं। चलिए, तो सुना आपने गोपाल कांडा का क्या कुछ कहना था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा वोट जो है, जिन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि बीजेपी मुख्यमंत्री के साथ हो, उसी लाइन पर चलकर उन्होंने वोट डाला। यशपाल जी, मेरा सवाल आपसे है, इंडियन नेशनल लोकदल ने जो समर्थन कार्तिकेय शर्मा को दिया है, वो उनकी तरफ से ये मानना है कि हमारा समर्थन केवल कार्तिकेय शर्मा को है, बीजेपी और जेजेपी को नहीं है। लेकिन चूंकि कैंडिडेट तीनों पार्टीज का कॉमन है, तो आपको क्या लगता है कि विजेंद्र रेड्डू जी का या इंडियन नेशनल लोकदल का या अभय चौटाला जी का समर्थन कार्तिकेय शर्मा को, वो वर्थ वेलकम है या नहीं है? आपके लिए वो स्वागत योग्य है या नहीं है? क्योंकि वो तो अब भी कन्नी काट रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये डबल बात क्यों की जा रही है। देखिए, अभी इन्होंने प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था कि हमने तो कार्तिकेय को समर्थन दिया, बीजेपी को समर्थन दिया, हमने उनको जेजेपी को समर्थन नहीं दिया। ठीक है, उनके अपने पार्टी के एजेंडे हैं, वो जिस तरीके से बात करना चाहते हैं, लेकिन समर्थन कहाँ दिया है, किसको दिया है, किस तरीके से दिया है, वो आप लोग भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, और सबका मोटिव एक जैसा ही है कि कार्तिकेय जीतना चाहिए, चाहे वो इनेलो का है, चाहे जेजेपी का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे वो निर्दलीयों का है। वो मिला जुला कैंडिडेट है, और उसमें ठीक है, हर आदमी अपनी अपने पार्टी के अकॉर्डिंगली आ रहा अपनी बात। नहीं बतराजी, नहीं ऐसा नहीं है बतराजी, ऐसा नहीं है। आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी पार्टी से दूसरा कैंडिडेट खड़ा करते और फिर देखते आपको वोट मिलती कि ना मिलती। आप अपनी पार्टी की जिस तरह से कृष्णलाल पवार को आपने खड़ा करने का काम किया, इसी तरह से आप इसको क्यों नहीं खड़ा किया? नहीं, देखिए, आप अगर अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़े करते तो आपको बिल्कुल वोट नहीं मिलता। ये नहीं, बिल्कुल आपको बिल्कुल वोट नहीं मिलता, क्योंकि आपने निर्दलीय को सपोर्ट किया है, जैसे आपने सपोर्ट किया है। अच्छा रेड्डू साहब, बतराजी ठीक है, रेड्डू साहब, आपकी कैलकुलेशन और आपके तर्कों के हिसाब से आपने रेड्डू साहब, ठीक है, रेड्डू साहब आप ही की बात को मान लेते हैं, आप ही की बात को मान लेते हैं, लेकिन आपके तर्कों के हिसाब से तो आपका समर्थन नहीं हुआ, मजबूरी हो गई। नहीं, मजबूरी नहीं हुई। हाँ, मजबूरी होगी ना, क्योंकि एब्सेंट हो नहीं सकते, तो कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा। बीजेपी जेजेपी को वोट करना नहीं था, बच्चे कार्तिक शर्मा, और आपको प्रेजेंट भी होना था, तो मजबूरी है फिर ये समर्थन का है।
हाँ नहीं मजबूरी नहीं कह सकते, कैंडिडेट ही हमारा है, वो भाजपा ने समर्थन किया उसका। देखिए आपका कैंडिडेट है, या तो बोलिए जेजेपी हमारी है, और बीजेपी उसका समर्थन कर दिया, क्यों नहीं है? अरे उन्होंने 10 ने प्रपोज कर दिया, जेजेपी ने प्रपोज करके कैंडिडेट उतार दिया। जैसे जेजेपी ने समर्थन किया, भाजपा ने समर्थन किया, इनेलो ने समर्थन किया, हलोपा ने समर्थन किया, तो सभी का कैंडिडेट हुआ, वो एक पार्टी का थोड़ा ही हुआ। नहीं, कल से पहले आप बोल रहे थे ना जजपा का उम्मीदवार है। देखो ये तो स्पष्ट सी बात है, सीधी सी बात है। चौटाला साहब का बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एकदम से बात बदल गई सबकी। नहीं, हमने निर्दलीय ना सब बोल रहे थे सर जेजेपी समर्थित कैंडिडेट है, और वो है भी। हमने कभी नहीं कहा कि ये जेजेपी का कैंडिडेट है। हाँ समर्थित है, हमारा भी समर्थित है, बीजेपी का भी समर्थित है, जेजेपी का भी समर्थित है, और हलोपा का भी समर्थित है। सभी ने इसको समर्थन दिया है, इसलिए निर्दलीय कैंडिडेट के ऊपर सारे तो सरकार की नीतियों के साथ है। फैसला अभी होना बाकी है। रेणु साहब, सारे सरकार की नीतियों के साथ है भाई। जजपा भाजपा तो है ही काई, जिन निर्दलीय ने समर्थन दिया है वो भी सरकार के साथ है, हलोपा भी सरकार के साथ है। फिर आप भी बोलिए कि मैं भी सरकार के साथ हूं। वो तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम तो बिल्कुल नहीं सरकार के साथ कैसे लगेंगे? सरकार की कोई नीति ऐसी ही नहीं है जिसकी बढ़ाई की जा सके। अब कार्तिकेय से हमें उम्मीद है कि वो एक निर्दलीय कैंडिडेट है और अच्छा काम हरियाणा प्रदेश के लिए करेंगे। राज्यसभा में बैठकर वहां पर हरियाणा प्रदेश की आवाज को उठाने का काम करेंगे। बीजेपी जेजेपी ने तो हरियाणा में किया ही क्या है, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, फिर आप कहोगे डिबेट को घुमा दिया। बहुत सारा मैटर हमारे पास। मैं एक रिएक्शन बत्रा साहब से लेता हूँ, फिर मैं योगेश जी के पास आऊंगा, फिर खालिद भाई आपके पास आ रहा हूँ। बत्रा साहब, रेणु जी की बात का। मेरी बात का तो इन्होंने वो स्टैंप लगा दी कि वो सबका मिला जुला कैंडिडेट है। यही बात मैं इनको समझाना चाह रहा था कि वो मिला जुला कैंडिडेट है कार्तिकेय, और सबने मिलके उसकी मदद करी है, और वो निश्चित रूप में वो जीतेगा। और वो आप अभी मैं कांडा जी की बात सुन रहा था कि वो 2 वोट नहीं कैंसिल होंगे, और 8 और भी जरूर कुछ ना कुछ होगा, 10 हो सकते हैं। जितनी अंतरात्मा जो जाग चुकी है सर की, अंतरात्मा के जाग से तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना जब वोटों की गिनती शुरू होगी और किस तरीके से सामने आएगा रिजल्ट, वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है, और जिस तरीके से अंतरात्मा सब विधायकों की जागी हुई थी, उस तरीके से तो मुझे ऐसा लगता है कार्तिकेय बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। योगेश जी, थोड़ा सा मुझे शब्दों में थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी। जितनी जरूरत होगी उतनी वोट कैंसिल हो जाएंगी, मेरा मानना ऐसा है। आगे की बात हम करते हैं। ये जो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं ना, इन्होंने अपना राजनीतिक बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, मेरा मानना ये है। अब आप बात पे तो खालिद भाई भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। किस बात पे? आप कह रहे हैं नहीं, वो तो चलो ऑब्जेक्शन करना सबका अधिकार है, वो तो कांग्रेस को भी तो बुलाया ना उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ मतलब इस राज्यसभा के इलेक्शन ने ये साबित किया है कि कांग्रेस वर्सेस रेस्ट ऑफ पार्टीज अगला चुनाव विधानसभा होगा इस इलेक्शन में। और इसमें जो मुझे लगता है, जब एक कैंडिडेट नॉमिनेशन भरता है राज्यसभा के लिए, तो 1 या 2 आदमी नॉमिनेशन के लिए आगे नहीं करते हैं, 10 आदमी करते हैं, 10 MLAs करते हैं। उनमें से जेजेपी के भी हो गए और लोग भी हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि उन लोगों के कैंडिडेट हो गए, उस पर तो अभय सिंह जी के दस्तक नहीं है, इनेलो का कैंडिडेट तो नहीं है वो, या तो उसी टाइम होता दस्तक उनका, तो हम मान लेते कि उनका भी है। तो इसका मतलब ये है कि इन पे क्या प्रेशर या क्या जरूरत आई। और मेरा मानना पॉलिटिकली ये है कि इन्होंने, इसमें हार हो जीत हो वो अलग मामले हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी का इंटरनल लड़ाई रहेगी अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक फाइटिंग फोर्स जो यहां पे है हरियाणा के अंदर, सारे के सारे मिलके उनको, कांग्रेस को अब अगली बार चुनाव में रोकना है। इससे ये साबित हो गया है, और इससे इनेलो को गारंटेड लॉस होगा। और मैं जो मान के चलता था पहले, मैं कई बार कहता था कि जेजेपी पीछे रह जाएगी अगले चुनाव में और इनेलो ऊपर आएगी, पर छोटी छोटी गलतियां ही तो होती है राजनीति में जो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। अब इनकी क्या मजबूरी, इन्हें क्या फर्क पड़ता था अगर एब्सेंट रह जाते और कांग्रेस जीत जाती तो। और अगर ये योगेश जी, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, मैं तुरंत आ रहा हूं, मैं रेणु साहब से जवाब भी लूंगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं। एक केवल सुर्खियों के ऊपर एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं।